जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल के बारे में, तो देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है। अब जैसे आगे अब बात करना स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में कुछ दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमने बात की थी एक एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर के बारे में। और एम्ब्रियोसेक का जो स्ट्रक्चर है और सबसे इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं क्या, न्यूसेलस। यही वो न्यूसेलस की सेल्स हैं जिनको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब एमएमसी। अगर हम मेल की बात करेंगे वहाँ स्पोरोजेनस टिश्यूज को क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है। तो इसी से ही आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो न्यूसेलस की सेल्स हैं ये कैसे डेवलप होती हैं आगे फर्दर, कैसे एक फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। और जैसा कि मैंने बोला कि फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, और मैं ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि फीमेल गेमेटोफाइट को बोला जाता है क्या, एम्ब्रियोसेक। तो हम उसी को ही फर्दर पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब ये हमारी बहुत सारी न्यू सेल्स की सेल्स हैं, ठीक है, जैसा मैंने डिनोट किया है। अब यहाँ पर बिल्कुल मिडल में मैंने एक सेल को डिनोट किया है जो ब्लैक कलर से डिनोटेड है। ये बहुत बहुत सारी, अब ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, बहुत सारी न्यू सेल्स की जो सेल्स होती हैं, इन न्यू सेल्स की सेल्स के बीच में एक सेल होती है जिसको बोलते हैं एमएमसी। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये न्यू सेल्स ही है, बट एक स्पेशल सेल होती है जो फर्दर डिवीजन करती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अब बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ समझने की कि एनी सेल नियर एंड क्लोज टू द माइक्रोपाइल एंड, कि अब हम बात समझते हैं कि भाई सब सारी ही सेल्स जब न्यू सेल्स की हैं तो कैसे पता लगा कि पर्टिकुलर सेल का ही डिवीज़न होगा। वो सेल जो माइक्रोपाइल रीजन के पास में होगी, कौन सी, वो सेल जो माइक्रोपाइल रीजन के पास में होगी वो एक्ट करेगी एक मेगास्पोर मदर सेल का। अब हमें पता लग गया है कि बहुत सारी न्यू सेल्स की सेल्स होंगी और उनमें से वो न्यू सेल्स की सेल जो माइक्रोपाइल एंड के पास होगी वो काम करेगी किसका, मेगास्पोर मदर सेल का। तो उसी चीज़ को मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कैसे, कि ये देखिए ध्यान से, ये वो एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस है, साथ में न्यू सेल्स की सेल्स हैं। ओके। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेल होगी माइक्रोपाइल एंड की तरफ, वो एक ही सेल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ सिर्फ सिंगल ही सेल हो जो एमएमसी का काम करे, बहुत सारी सेल हो सकती है। मैंने एक पर्टिकुलर सेल का एग्जांपल लिया, ठीक है, कि कैसे डिवीजन होता है उसको बताने के लिए। ठीक है। अब ध्यान से देखिए होता क्या है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है बेसिकली ये 2n होती है। अब जो अभी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम था सीबीएसई बोर्ड का, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये चैप्टर एंड होगा ना हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये था कि आप बता दो कि जो एंटीपोडल सेल्स हैं उनका वो हेप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होती हैं। तो जैसा मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो हेप्लॉइड होती हैं। एंडोस्पर्म 3n ट्रिप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, स्पोरोजिनस टिश्यूज डिप्लॉइड है। ये बहुत एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बहुत घुमा के ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है। अब जैसे कि मैंने साथ साथ लिखा भी है, मियोसिस होते ही बनती है एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर मदर सेल्स, कि 4 मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगी। वो चारों की चारों कैसी होंगी, हैप्लॉइड। मतलब पहले 2n था, अब इनका नंबर, क्रोमोसोमल नंबर कितना होगा, हैप्लॉइड। ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स का बनना थ्रू मियोसिस, इसी को बोला जाता है क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, जब हम एक स्पोरोजीनस सेल से, किससे, एक स्पोरोजीनस सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन इसमें क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। अब जरूरी बात एक है, अब एक चीज और समझने की, वी टेक वन ऑफ मेगास्पोर। अब पता क्या होता है, अब हमारे पास ये 4 मेगास्पोर बन चुके हैं। अब इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर, 1 2 3, कोई भी 3 डीजनरेट हो जाएंगे।
और सिर्फ एक ही मेगास्पोर सेल होगी जो फर्दर आगे डिवीजन के लिए जाएगी। ठीक है, अब वो 3 डीजनरेट क्यों हुई, बात करेंगे उसके बारे में। अब जब भी ऐसा हो कि जब 4 मेगास्पोर्स बने, उसमें से एक डेवलपमेंट करे और बाकी 3 डीजनरेट हो जाएं, उस तरह की डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कैसी? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, की वी टेक वन ऑफ देम मेगास्पोर फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड रेस्ट आर डीजनरेटेड, उसे बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सो जैसा कि हम आगे देख रहे हैं कि 4 मेगास्पोर्स हैं। अब 4 में से क्या हुआ, सिर्फ एक ही मेगास्पोर सेल बची जो डिवीजन के लिए जाएगा, और बाकी 3 क्या हो गई, डी जनरेटेड। जो रेस्ट ऑफ 3 है वो डीजनरेट हो गई। अब एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर माइटोसिस होगी। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो किसी भी, चाहे मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहा हूँ या हम बात कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेप होगा, वहीं पर ही मियोसिस होगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ जितने भी स्टेप्स होंगे वहाँ पर माइटोसिस ही परफॉर्म होगी। ठीक है, सो ये फंक्शनल है, मैंने फंक्शनल इसलिए लिखा है क्योंकि डिनोट किया है, क्योंकि ये एक है जो आगे फर्दर डिवीजन करेगी, बाकी जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी। सो इसके अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस होते ही क्या होगा, ये फंक्शनल बता रखा है। अब हमें पता है कि इस फंक्शनल मेगास्पोर के पास एक सिंगल अपना खुद का न्यूक्लियस तो होगा ही, ठीक बात है। अब इस न्यूक्लियस में जब माइटोसिस होगी, माइटोसिस से होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जब एक माइक्रोस्पोर बन चुका था देन उसमें डेवलपमेंट हो रही थी, तो क्या देखने को मिला था, हमें देखने को मिला था कि वो जो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस होता है, वो डिवीजन करके 2 सेल्स बनाता है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। वहाँ पर कौन सा डिवीजन था, माइटोसिस। उसी तरीके से हम बात करेंगे। एक सेल है, सॉरी एक न्यूक्लियस है, अब डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, एक से बने 2, फिर माइटोसिस होगी। अब फिर माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने से पहले एक चीज़ याद रखना, जब हमारे पास अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है, अब जब ये 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, अब इनके बीच में एक वैक्यूल बनना शुरू होगा। अब हमें पता है कि प्लांट सेल के पास वैक्यूल होता है जिसमें वो 90% ऑफ वाटर स्टोर करती है पूरे सेल का, ठीक बात है। अब ये वैक्यूल क्या करता है, दोनों के दोनों जो यहाँ पर ये जो सेल्स, दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है, इनको पेरीफेरी मतलब कोनों में ले जाने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से अलग करेगा। माइटोसिस होगी, देन उसके बाद 2 से बने 4, देखो 1 से बनी 2 सेल्स, अब 2 से बनी ये 2 सेल्स है, अब 2 से बनी 1 से, अब ये खुद अपने आप को डिवाइड करेगी तो 2 बन गई, ये अपने आप को डिवाइड करेगी तो 2 बन गई, ठीक बात है। देन उसके बाद फिर दोबारा से डिवीजन होगी, तो अब दोनों सेल्स ने अपने आप को डिवाइड किया, 1 2 3 4, इसने अपनी 2 बनाए, इसने अपने 2 बनाए, इसने अपने 2 बनाए 2, तो एक एंड पर 4 न्यूक्लियाई होंगे और दूसरे एंड पर 4 न्यूक्लियाई, टोटल कितने न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। सो ये एक न्यूक्लियाई से 1 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई बनना, इस तरह को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कि न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन हो रही है फ्रीली, तो इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एनसीईआरटी में इस चीज़ को डिनोट कर रखा है कि बताओ कि इसको क्या बोलेंगे, कि व्हेन 1 न्यूक्लियर डिवाइड एंड देन एट लास्ट फॉर्म 8 न्यूक्लियाई, इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखो हमें पता है कि कोई भी सेल सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर रही है, ठीक बात है, और उसके बाद फिर वो अपने साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि अंदर जो वाटरी मटेरियल प्रेजेंट है, अब इसको डिवाइड करना, ठीक है। सो होगा क्या, 8 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, अब साइटोकाइनेसिस होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी साइटोकाइनेसिस होती हैं, टोटल 6 साइटोकाइनेसिस होती है। उसके बाद हमने पहले पढ़ा था क्या, कि हमारे पास एक तरह का सेल है जिसमें एक एंड पर 4 न्यूक्लियाई है, दूसरे एंड पर 4 न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब वो जो वो सारे के सारे 8 न्यूक्लियाई हैं, अब वो रीअरेंज होकर बनाएंगे क्या, एक एम्ब्रियोसेक, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब तक हम पढ़ रहे थे एक फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड देन उसकी डेवलपमेंट। अगर फीमेल गैमेटोफाइट पूछा जाए, ध्यान रखना, फीमेल गैमेटोफाइट पूछा जाए या एम्ब्रियोसेक बोला जाए, बात सही में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको सीधा सीधा ये लिखा नहीं मिलने वाला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। वहां पर आपको लिखा मिलेगा सिंपल सा क्या, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक बात है। तो हमें पता है इस एंड पर 4 सेल्स थी,
सॉरी 4 न्यूक्लियाई थे, इस एंड पर 4 न्यूक्लियाई थे। उन 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई यहीं पर रह गए जिन्होंने क्या बना दिया, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल, क्योंकि 3 सेल्स हैं तो एंटीपोडल सेल्स लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब जिस तरफ एंटीपोडल सेल्स बनती है उनको चलेजल एंड बोलते हैं। कौन सा एंड, चलेजल एंड, मतलब एक एंड का नाम दे रखा है। देन दूसरी तरफ 4 न्यूक्लियाई थे जिसमें से 3 यहाँ रह गए, एक बीच में आ गया। उसी तरीके से इस एंड पर भी 4 न्यूक्लियाई थे जिसमें से 3 यहाँ रह गए, एक बीच में आ गया। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब एक न्यूक्लियाई, ये वाली सेल और ये वाली सेल जो कॉर्नर पर हैं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, ठीक बात है। अब हर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होगा तो वो दिखा रखा है। देन उसके बाद जो मिडल में है ये है एग सेल, ओके। कलेक्टिवली बोला जाएगा क्या, एग एपरेटस। जब मैंने अपनी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था वो इसी पर बेस्ड था कि एम्ब्रियो सेक के बारे में। मैंने वो इसलिए पहले बताया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब मैं इस टॉपिक को दोबारा कराऊँ डिटेल से। देन उसके बाद अब ध्यान से आपको देखने को मिला होगा, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, ये सेलुलर थिकनिंग होती है। अब इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है गाइड करना, गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब की एंट्री। अब ये पोलन ट्यूब क्या है पढ़ेंगे आगे, गाइड करना एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, सॉरी एक मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरी जो वीडियोस होती है ना वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर वीडियो शॉर्ट होगी ना, एक साइकोलॉजी बनेगी कि भाई वीडियोस बहुत छोटी छोटी हैं, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सो दैट्स वाई मैं स्लाइड्स ना लाके ऐसे काम कराना मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है ना कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप ये इम्प्रूव कर दीजिए, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि मेरी जो ये जर्नी है बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग की है तो पहले काफ़ी से, बट इस तरह से लेक्चर रिकॉर्ड करके मतलब टीच करना ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि आप ये इम्प्रूव करना चाहिए, ये इम्प्रूव करना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, नोट्स के रिगार्डिंग कि कैसे क्या करना है, एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाली हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये माइक्रोपाइलेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास टोटल हो चुका। अब एक बात देखिए, अब 2 सेल्स हैं, ये ध्यान देना। सब लोग मोस्टली ना आपने देखा होगा, अब अपने टीचर से भी पूछना जाके, कई बार ना वो इसको गलत बताते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल में क्या फ़र्क है। अब ध्यान से देखना, अब सॉरी जब मेरा लेक्चर 1 था तो तब मैंने भी इस चीज़ को अच्छे से डिनोट नहीं किया था, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। वहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा सा इंटरमिक्स कर दिया था, पर इनको डिटेल में मैंने कहा था कि मैं पढ़ाऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इनको ठीक से अच्छे से बता रहा हूँ कि देखना। अब ये जो 2 सेल हैं इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। मैंने N+N क्यों लिखा है, क्योंकि एक न्यूक्लियाई अपना हाफ क्रोमोसोमल नंबर कंटेन करता है, दूसरा भी हाफ, तो N+N। अब ध्यान से देखिए, मैंने, अब ध्यान देना, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये जो ऑरेंज लाइन है, आउटलाइन है, इसको देखिए। अब ध्यान देना, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये वो जो एरिया, ये वो बीच का एरिया, इस बीच के एरिया को ही बोला गया है सेंट्रल सेल, जो सबसे बड़ी सेल है। तो इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई हाँ तुझे कोई सा टॉपिक अच्छे से आता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल में क्या फ़र्क है। वो क्या बताएगा, वो सिंपल से सिर्फ यही बोलेगा कि ये है, बीच में लगी है, ये पोलर है और इसको बीच में से कर देगा, तो इसी को पोलर न्यूक्लियाई, इसको सेंट्रल सेल बोल देगा। पर ऐसा नहीं है। सेंट्रल सेल का मतलब है ये पूरा एरिया, एक्सेप्ट इन एंटीपोडल्स को छोड़कर और इनको छोड़कर जो बचा एरिया है वो होता है सेंट्रल सेल, ठीक है। तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि ये चीज़ कि ये फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक है। अब ध्यान से देखना, 8 न्यूक्लियाई बिल्कुल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके पास न्यूक्लियाई है। तो कितनी न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई। पर सेल कितनी है, 7। कैसे, 1 2 3 4 5 6, इसको कलेक्टिवली हम 1 सेल काउंट करते हैं, 7। तो 7 सेल स्ट्रक्चर है। कितनी साइटोकाइनेसिस हुई, 6। अब अगली चीज़ ये कि यहाँ पर जो ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड होती हैं। ये एन हैप्लॉइड 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 सिनर्जिड्स हैं, क्या है, हैप्लॉइड हैं। अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ सिनर्जिड्स प्लस में एग सेल, उसको बोलते हैं एग एपरेटस। सो ये हमारा टॉपिक था पूरा पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मैं जिस तरह से काम करा रहा हूँ ये आप
पेपर के लिए बहुत सफिशिएंट है। अब आपको कैसे करना है कि आपको अब देखो, ध्यान ध्यान देना। अब जैसे आप ये सारा पढ़ते हैं, ठीक है, आप नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है। अब नोट्स आपने बना लिए, बनाने के बाद जो चीज़ मैंने डायग्रामेटिक बनाई है वो अपना डायग्रामेटिक बनाइए। बनाने के बाद जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ या जो चीज़ दिख रही है कि अब ये स्टेप हो रहा है, नेक्स्ट ये स्टेप हो रहा है, उसको आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है, एक पॉइंट वाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर जब भी होगा या कोई ऐसा टॉपिक मुझे लगा कि भाई इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, जब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक क्वेश्चन को लिखना चाहिए, सॉरी एक आंसर को लिखना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।